अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के प्रोग्राम में हम आपको जुल्म की एक ऐसी दास्तान सुनाते हैं जो एक गाड़ी का पहिया होते हैं, यानी कि मियाँ बीवी। मियाँ बीवी में भी इतने इख्तलाफात हो सकते हैं, कभी ना सुना ना कभी देखा। लाहौर शहर में बागवानपुरा के इलाके में दो मियाँ बीवी ऐसे हैं कि जिनके दरमियान इस कदर इख्तलाफात बढ़ गए कि उनके नौजवान बेटे ने माँ बाप की लड़ाई झगड़े को देखकर ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। एक ऐसी लेपालक बच्ची जिसको खातून अपनी बहू भी बना लेती है, वो भी इन लड़ाई झगड़ों को देखते हुए ज़िंदगी ख़त्म कर लेती है। ये कहानी है क्या? क्या ये सिर्फ मियाँ बीवी की लड़ाई है, या कोई नफ्सियाती मामला है, या कोई सोसाइटी का बहुत बड़ा अलमिया है? ये सब कुछ आपको दिखाएंगे आज के इस प्रोग्राम में। बन के जमीन दे बिठा दिंदा हुंदा सी, चैंची जमीन दे बिठांदा सी ना, ते मेरे नाखून पलास ना खिंचदा सी। शोहर ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਚਾਵਲ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਵਲ ਖਾ। ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਚਾਵਲ ਖਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਾਪਾ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਮਾ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ हो। प्रोग्राम के आगाज़ में जिस तरह से आपको बताया कि आज हम आपको जुर्म की एक ऐसी दास्तान सुनाते हैं जो जुर्म करने वाला जुल्म कैसे करता है। जुल्म करने वाला इस खातून का शोहर है। बहुत अरसा पहले इसको इतना तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है कि तशद्दुद कर करके इनके दांत तोड़ दिए जाते हैं। दांत तोड़ने के बाद मुकदमा दर्ज होता है थाना बागवानपुरा में। फिर उसका कुछ अरसा गुजरता है तो फिर बड़ी चालाकी के साथ पुलिस से और कानून से बचने के लिए इनका शोहर सुलह कर लेता है। कोर्ट में जाके ये अपने शोहर के हक़ में बयान भी दे देती हैं। फिर ये सिलसिला जुल्म और सितम का दोबारा से शुरू हो जाता है। ये कहानी है क्या? क्यों एक शोहर अपनी दो बच्चियों पर भी जुल्म करता है, अपने बेटों के ऊपर भी जुल्म करता है, इतना जुल्म करता है कि एक बेटा ख़ुद को ज़िंदगी का ख़ात्मा ही अपनी ज़िंदगी का कर लेता है। ये कहानी है क्या? जुल्म की ये दास्तान है क्या? ये इस मज़लूम खातून की ज़ुबानी सुनते हैं। अच्छा बाजी, ये बताएं कि आपका नाम क्या है? रुखसाना कौसर। रुखसाना कौसर आपका नाम है। ये आपकी बेटी है जी। कितने साल की है ये 15 माह की है। छोटी जी उम्र में मेरी शादी हो गई सी। अम्मी इन्हां नूं ना पसंद करदी सी। अम्मी कहंदी सी नहीं शादी करनी। मैं कहा सी नहीं अम्मी तुसीं किते भी ते करनी है ना। लव मैरिज सी तुहाडी? हाँ जी, मेरी लव मैरिज हैगी सी। ठीक है। कितने साल हो गए शादी में? मेरी शादी नूं 27 साल। 27 साल हो गए। जी। अच्छा फिर ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਵਾਲਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸਨ? ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੇ। ਅੱਬੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਅੰਮੀ ਹੈ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਬਾਕੀ ਛੋਟੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਛੋਟੇ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾਇਆ। ਨਿਕਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਜ ਪੁੱਛੀ ਤੇ ਏਜ ਮੇਰੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 14-15 ਸਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੇ 20 ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਏਜ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰਵਾ ਲਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰਹਿਣ ਦੇ ਘਰ ਲਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਰਹੀ। ਉਹਦੇ ਅੱਬੂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਰੋਣ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਘਰ ਇਕੱਲੀ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਅੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੂੰ ਜਾ ਹੁਣ, ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਲੈਣ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਤੇ ਅੰਮੀ ਨੇ ਹਲੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੌਕਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੁੰਡਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਅੰਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਅੰਮੀ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਅੰਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤਲੋਕਾ ਤੇਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਮੈਂ 3-4 ਸਾਲ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਲਿਆਂ 'ਚ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਲੇ 'ਚ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਛੱਤ 'ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਖੇਲਣ ਚਲੀ ਗਈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਥੱਲੇ। ਇਹਨੇ ਆਂਦੇ ਸਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਉਂਗਲੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਸੁੱਜ ਗਈ ਸੀ ਉਂਗਲੀ, ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਰੋਣ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਰੋਂਦੀ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਣਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਪੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਦੇਗਾ, ਆਪੀ ਆੜੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੇਠ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸਾਂ। ਠੀਕ। ਜੇਠ ਮੇਰਾ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਜਠਾਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ
27 साल गुजरे और कितने बच्चे हुए? मेरे बच्चे 7 होए। 7 बच्चे हुए। कितने बेटे कितनी बेटियां? 4 बेटे ठीक है ਤੇ 3 ਬੇਟੀਆਂ ਸੀ। 3 ਬੇਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਭਾਈ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈਗੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਹੈਗੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਨੂੰਹ ਮੇਰੀ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਐਸਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਹੀ ਅੱਬੂ ਨਾਲ ਪਾਪਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ। ਉਹ ਐਸੇ ਸੇ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਹੀਰਾ ਨੇ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਘਰ ਕੌਣ ਆਂਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਆਂਦਾ, ਕੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਾ ਉਹ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ 3 ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਹਾਂਡੀ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਨਮਕ ਘੱਟ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂਡੀ ਪਕਾਈਏ, ਇਹ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਵੀ ਪੀਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਮਸਰੂਫ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਵੀ ਨਾ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਇੰਨੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਖੈਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 7 ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਕੱਟਿਆ। ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਹ ਅੱਗੀ ਵੱਢ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਓਹੋ ਅੱਛਾ। ਮੈਨੂੰ 9 ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਓਹੋ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਫੁੱਫੋ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅੰਮੀ ਲੈਣ ਆਈ ਮੇਰੀ ਫੁੱਫੋ, ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਆਈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਧਿੱਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੀਰੇ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਧਿੱਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਤੂੰ ਵੀ ਨਿਕਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਬਲੇਡ ਕਰਨ ਦਿਆ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਸ਼ੇਪ ਕਰਨ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਬਲੇਡ ਫੜਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਜ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇੰਜ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਨਾ ਚੌੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਘਰ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਅੱਬੂ ਦੌੜੇ ਆਏ। ਅੱਬੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬੂ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਡਿੰਡੋਂਗ ਹੈਗਾ, ਹੱਲੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਗਵਾਹ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨੂੰ ਟਾਂਕੇ ਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਟਾਂਕੇ ਲਵਾਇਆ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਾਣੇ, ਕਿ ਇੰਨਾ ਕਾਫੀ ਚੋਰਾ ਫੱਟ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਇੱਕ ਆਇਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਆਇਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪੱਥਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ। ਓਹੋ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੇਰੇ ਉਦੋਂ 3 ਬੱਚੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਜੇਠ ਅੱਬੂ ਆਏ। ਅੱਬੂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਨਾ, ਇੰਜ ਪੱਟੀ ਖੋਲ ਕੇ ਬਾਈ, ਤੇ ਅੱਬੂ ਡਰ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਬੂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਮੇਰੀ ਤੂੰ ਧੀ ਚੱਲ ਘਰ ਚੱਲੀਏ। ਮੈਂ ਅੱਬੂ ਨੇ ਸੋੜੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਅੱਬੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ ਡੁੱਟਿਆ। ਤੂੰ ਬਾਅਦ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁੰਡਾ, ਅੱਬੂ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਸਰ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਜੈਦ ਤਾਲੁਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜ਼ੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਬੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਉਹ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੋ ਕਿਆ ਉਹ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੇ ਸ਼ਾਰਕ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ? ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ, ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੱਲੇ ਵੀ ਉਹ ਪੀਂਦਾ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੀ ਉਹ ਦਵਾਈ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ। ਇਹਦਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਸੱਕੀ ਸੱਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੇਰੀ ਮਤਰੇਈ ਸੱਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਉਹ ਸਿਤਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਬੇਟਾ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੇਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀ? ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਜਾਂ ਖੁਦਾ ਜਾਣਦਾ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਐਂਡ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਮਾਮਾ ਤੂੰ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਈ, ਇਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ 'ਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਚਲੀ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਨਾ ਜਾ। ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੰਮਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਗੀ ਇੰਜ, ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁੱਤ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੀਰੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮਾ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਇਸਤਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਪੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਤਾਂ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਕੱਪੜੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਬਾਜ਼, ਉਹਦੇ ਘਰ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹਾਂ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੌੜ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦੀ ਮਮਾ ਭਾਈ ਦੀ ਤੇ ਭਾਬੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਨੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮੈਂ ਘਰ ਆਈ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਾ ਲੜਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਮਾ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਗਲਾਸ ਰੋਸ਼ਾ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹਾਂ ਨਾ, ਦਿਸ਼ਾਨ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਨਾ ਗਾਲੀਆਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕੀ, ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਨਾ ਅੰਦਰ ਦੌੜ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਉਨੀ ਦੇ ਨਾ ਰੂਸ਼ਾ ਫਟਾਫਟ ਲਿਖ ਰਹੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮਮਾ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ। ਰੂਸ਼ਾ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਗਲਾਸ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਡੋਲਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਗਲਾਸ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਪੀ ਲਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਮਰਨਾ, ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਮਰ। ਮੈਂ ਨਾ ਜਲਦੀ ਨਾ ਦਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਿਸ਼ਾਨ, ਕਿ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੀ। ਉਹਦੀ ਆਦਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਬਾਜ਼ੂ ਦੋਨੋਂ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਇੰਝ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਝ ਰਹਿੰਦਾ, ਐਸਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਿਸ਼ਾਨ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਮਾ ਕਰ ਲਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਿਸ਼ਾਨ ਸਹੀ ਸਹੀ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕੁਛ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਮਾ ਕਰ ਲਿੱਤਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਥੋਂ 4 ਕਦਮ ਇੱਥੇ ਤੁਰ ਕੇ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪੈਰ सीढ़ी तो ਉੱਤੇ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪੈਰ ਉੱਪਰ ਹੀ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਿਸ਼ਾਨ ਨੀਚੇ ਆਇਆ। ਦਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਦਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮਦਾ। ਬਸ ਉਹਨੇ ਇਹ 2 ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ सीढ़ी ਦੇ ਕਦਮ ਰੱਖੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਫੜਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਜੈਨਜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਹੋਂਠ ਨੀਲੇ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਹੋਂਠ ਨੀਲੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਉਲਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਲਟੀ ਕਰਦੇ ਸਾਰੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਦਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਦਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਦਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜਨ ਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਭਾਵੇਂ ਨੂੰ। ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਲਿਆ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਪਟਾਸ ਪੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ, ਨਾਲ ਕੁੜੀ ਵੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੁੜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਿਕਲੀ, ਕੁੜੀ ਲਾਗਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਮੇਰੀ ਨੋ। अच्छा की खुदकुशी क्यों की थी, किस वजह तो तंग आया हो? ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੁਛ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੋ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੈਂਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਖੂਨ ਪਲਾਸ ਨਾਲ ਖਿੱਚਦਾ ਸੀ। शोहर ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। ਪਲਾਸ ਨਾਲ ਖਿੱਚਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਚਾਵਲ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਵਲ ਖਾ। ਮੈਂ ਥੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਚਾਵਲ ਖਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਾਪਾ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਬਾਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾਣਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਾ ਦੇਣਾ ਔਰ ਨਾਖੂਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੇਟ 'ਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਚੌਥੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੜਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ? ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਅਜ਼ੀਅਤ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਸੀ ਰੱਖਦੇ। ਅੰਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ? ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਦੰਦ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਭਾਵੇਂ ਕਦੀ ਨਾਖੂਨ ਬਾਹਰ ਕੱਟਦਾ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਤਰਸ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਰਿਆ। ਕੁੜੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਉਹ ਜ਼ੇਵਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਾਪਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾ। ਇਹਨੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵਾਪਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵੇ ਜ਼ੇਵਰ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਉਹ ਜੈਂਜੀ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਉੱਪਰੋਂ ਸੀੜੀਆਂ ਥੱਲੇ ਆਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਸਾਂ। ਨੀਚੇ ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਰੀ ਜਾਣ ਦਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਨ ਦਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਪਾ ਬਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਮਾ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੁਣ, ਪਾਪਾ ਬਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੰਦ ਲਮਕ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਪੱਟ ਮਾਰੇ ਸੀ। ਪਿਸਤੌਲ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿਸਤੌਲ ਹੈਗੀ ਹੈ।
ਮੈਂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੇ ਥਾਣੇ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜ਼ਰਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਬਨਸਪੁਰੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਵਕੀਲ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਉੱਥੇ? ਹੋਈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਾ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹੈ, ਘਰ ਆਇਆ ਹੈ 10 ਵਜੇ। ਆਂਦੇ ਸਾਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਈਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਈਸ਼ਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਐਸੇ ਚੀਕਾਂ ਲੱਗੇ, ਐਸਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਇੰਝ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਈਸ਼ਾ ਚੀਕਾਂ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਈਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਤੇ ਕਰੰਟ ਸ਼ੋਟ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੰਜ ਸੀੜੀਆਂ ਉਤਰਨ ਲੱਗੀ, ਹੀਰਾ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ। ਉੱਪਰ ਆਂਦੇ ਸਨ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ, ਮੇਰੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਥੱਲੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਥੱਲੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਬੇਟਾ ਇੱਕਦਮ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪਾ ਬਸ, ਮਮਾ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਹੁਣ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਨਾ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਬੇਟਾ ਫਿਜ਼ਾਨ ਅਲੀ ਉਹ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪਾ ਬਸ ਕਰ ਦੇ ਹੁਣ, ਮਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ। ਬੜੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਏ, ਚੀਕਾਂ ਵੀ ਮਾਰੀ ਜਾਏ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਲਦੀ ਆਓ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਏ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਦੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਏ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਤੋੜੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ, FIR ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਮਤਲਬ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਏ ਫਿਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਲਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ 2 ਮੈਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਮੈਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ, ਮੈਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੀਬੀ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਘੜੀਸ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾਇਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੱਥ ਨਾ ਲਗਾਈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਪੁਰਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਦੁਪੱਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜੀ ਕੱਢਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਜल्दी ਨਾਲ ਦੌੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਇਆ ਇਹ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਜ਼ਾਨ ਅਲੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਗਏ? ਭਗਵਾਨਪੁਰੇ। ਅੱਛਾ, ਭਗਵਾਨਪੁਰੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। 10 ਵਜੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਿਠਾਈ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਕੀਤੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਕਾਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਿੰਨੇ ਬੁਲਾਈ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਆਪੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ, ਹਲੇ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਈ? ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਾਤ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ? ਰਾਤ ਦੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ, ਮੇਰੇ 2 ਬੇਟੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਘਰ ਆਏ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਹਰ ਰਹੇ ਆ, ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਰੁਲਦੇ ਰਹੇ ਆ। 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਰੁਲੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਲਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਿੰਨੇ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਸੁੱਤੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਵੇਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਹਫਤੇ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ। ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰੁਲਣਾ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਲਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਮਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਬੈਠੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੋਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। मैं फिर उत्थे ना किसी के घर रहने लग गई। अच्छा बाजी, ये बताएं कि आप मेरी बहन अब क्या चाहती हैं? आपका घरेलू मामला है, थाने कचहरियों के भी आपने चक्कर लगा लिए हैं, आप क्या चाहती हैं? किसी से अपील करना चाहती हैं तो बताएं। मैं बस यही चाहनी है कि मैंने इंसाफ मिलना चाहिए कि मैं 27 साल वो बंदे दे नाल कड्डे ने। मैं अपना पैसा तेला हर चीज़ उन्होंने दे देती है, अपनी ज़िंदगी तक दे देती है। साड़ी सिर्फ लड़ाइयाँ की वजह ना मेरा एक बेटा चला गया, एक मेरी छोटी जिनी बेटी फौत हो गई है। बहुत ज़्यादा मेरे उत्ते जुल्म किया जान दिया सी, बहुत ज़्यादा। मैं अपने बच्चे, मैनू जगह चाहिए, मैं अपने बच्चे नू लैके बह जा। ये थी जी एक वो खातून जिसको ज़िंदगी के 27 साल अपने शोहर के साथ इसने गुजारे। लव मैरिज की, मोहब्बत की शादी की, घर वालों की मुखालफत ली, घर वालों की नाराज़गी मोल ली, शादी कर ली, बच्चे हुए, बच्चे जवान हुए, जिसमें से एक बेटा घर के हालात को देखकर, घर की जो चीज़ें हैं, मामला देख के इतना मायूस हुआ कि उसने ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लिया। फिर उसके साथ एक बहू जो इन्होंने अपने जेठ की बेटी को पाला था,
उसने भी इन खातून के मुताबिक के उसने भी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लिया। इतना घर में स्ट्रेस रहा, इतनी ज़हनी दबाव का शिकार रहे बच्चे कि 2 बच्चों ने उस घर में ज़िंदगी का ख़ात्मा किया। अब ये खातून है और ये भी कहती हैं कि इनका एक बेटा और है जो इस कदर ज़िंदगी से तंग आया हुआ है कि उसने भी अपने बाप के रवैये से तंग आके खुदकुशी करने की कोशिश की है। पापा ने इतनी गंदी गंदी गाली निकाली जो बेटियों के सामने निकालना मुनासिब नहीं होना चाहिए। वो मेरे पापा ने गाली निकाली। तो आपने कभी अपने पापा को कहा क्यों मारते हो मामा को? मैं कहती हूँ मुझे थप्पड़ पड़ जाता, मैं फिर कहती हूँ मैं क्यों थप्पड़ खाऊं जब मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं इस घर में पैदा हुई हूँ। एक ऐसी बीवी जो अपने शोहर के जुल्म का शिकार रही और शिकार है भी, उसी की बेटी है जिसकी उम्र तकरीबन 10 साल है और इस पे भी जुल्म सितम बाप की तरफ से होते रहे। ना जाने किस जुल्म की इसने भी सज़ा पाई है। बेटा आपका क्या नाम है? ईशा जावेद। ईशा, ये बताओ कि ये मामा और पापा की लड़ाई क्या वजह है, क्यों लड़ते हैं दोनों? ये इस वजह से लड़ते हैं कि अगर मेरी मम्मा कुछ भी कर लें, कहीं चली भी जाएं, कुछ कर लें, कहीं बाहर चल जाएं, कुछ करते, तो मेरे पापा उनको बोलने लग जाते हैं, हर बात पर बोलते हैं, छोटी छोटी बात में मारने लग जाते हैं। घर एंटर भी नहीं होते थे पहले गालियां देने लग जाते थे। अच्छा, तो ये आप लोगों के सामने, बहन भाइयों के सामने पापा आपके मारते हाँ हैं? जी, बहुत ज़्यादा मारते हैं? बहुत ज़्यादा। तो ये जब उनके दांत पे, मुंह पे चोट लगी तब आपने देखा था, क्या हुआ था? मैं आराम से कौन से अंदर लेटी थी तो मेरे पापा ना, मेरी मम्मा बेहोश हुई थी। मेरी मम्मा होश आई 3 दिनों बाद, होश आई मेरी मम्मा को। अच्छा। तो मेरी मम्मा ना ऊपर लेटी तो मेरे पापा हमेशा कहते थे कि तेरी माँ मरी नहीं कि जिंदा है, मर गई है ना। तो ना ऐसी ना फिर वो ऊपर लेटी सीढ़ियों में, एक दफ़ा ना वो खड़ी नहीं तो हमारे घर ना मुलाजिम था एक बच्चा, उसको कहते जाओ ऊपर पता कर मरी है कि नहीं। वो ऊपर गया है तो मम्मा ने सारा सुन लिया। मम्मा ने क्या कि अच्छा मेरे साथ क्यों ऐसे कर रहा है। मम्मा नीचे, मम्मा ने बोला कि क्यों ऐसे मेरे साथ कह रहा है, तो कहते कि ना तू मरी नहीं है, तू जिंदा क्यों है अब तक। कहते मम्मा कहती तू मुझे मार दे। तो है ना पापा ने ना हाथ में जो उनकी चीज़ आई, इस्त्री, कुछ प्लेट, कुछ भी आया, उन्होंने मार दिया। फिर क्या हुआ? फिर मेरे पापा ना अंदर ले गए कमरे में, मेरी मम्मा को बालों से घसीट के मेरी मम्मा अंदर ले गए। तो मेरी मम्मा को ना अंदर जाके ना मारने लग गए। मेरे भाइयों को मैंने फ़ोन कर दिया था, वो आ गए थे। मेरे भाई ना पापा को बोलने लगे, काफ़ी इंसल्ट की मेरे पापा की कि आप लोगों ने मेरे साथ ऐसे क्यों किया मेरी मम्मा साथ। मेरी मम्मा के दांत इधर तक टूट के आ गए थे, इतना खून मेरी मम्मा का ज़ाया हो गया था कि मेरी मम्मा को चक्कर आते थे। अच्छा। चल भी नहीं पाती थी वो। अच्छा, तो फिर वहाँ से मामा चली गई, फिर पुलिस आई। रात को क्या हुआ था जो आप रात को गई अपनी मामा के साथ? तो पापा वो जो है वो उन्होंने हथौड़ा पकड़ा हुआ था, वो क्या कर रहे थे, क्या कह रहे थे? अंकल वहाँ ना हम लोग पता क्या कर रहे थे, मेरे पापा की ना लड़ाई हुई थी ज़ाहिर सी बात। पापा ने कहा था कि अब कोई भी नहीं आएगा। तो ना मेरी मम्मा ना आई, वो ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खड़काने लग गई। मैं डर गई, मेरा रंग नीला पड़ गया, मैं भागी गई। मैंने क्या हुआ मम्मा? कहती दरवाज़ा खोल। 6 साढ़े 6 बजे का टाइम हो रहा था। तो मेरी मम्मा ने ना, मैंने दरवाज़ा खोला, मेरी मम्मा ने कुंडी लगा दी। मेरी मम्मा कुंडी लगा के अंदर एंटर कर रही है। तो ना मेरी मम्मा का डरी जाए मेरी मम्मा। तो ना थोड़ी देर तक पापा भी आ गए, 1-2 घंटे तक। मैं फुल डर गई। मेरे पापा ने पता है क्या किया, हम लोग अंदर तब से बैठे थे, मेरे पापा ने इतनी ज़ोर की टांगे मारी दरवाजे पे कि दरवाजे का लॉक टूट गया। अच्छा। हम लोग 1-2 घंटे तक दरवाजे अड़काते रहे कि खोल दो। तो ना मेरे भाई आ गए, मेरे भाई ने, पुलिस भी आई पे। पुलिस ने पूछा कि क्या क्या हुआ है, क्या क्या बताया। आपसे भी पूछा? हाँ जी, मैं से ही पूछा था। अच्छा। वो वीडियो बना के लेके गए हैं। फिर थोड़ी देर तक मेरे पापा कहते मैं तेरे को कब से कह रहे हैं कि अगर तुम बच गई ना तो बच गई, मैं तुझे आज मार देना, तुझे आज मैंने ऐसे कर देना, आज मैं तुझे ऐसे कर देना, ऐसी बातें करी जाए। जिस वीडियो का बच्ची जिक्र कर रही है, सबसे पहले वो वीडियो भी देख लें, फिर उसके बाद इसको कंटिन्यू करते हैं। तो फिर ना मेरे पापा ने ना पुलिस बुलवा ली। पहले मेरी मम्मा ने कॉल की, फिर मेरे पापा ने की। पुलिस एक ही आई थी। तो वो पुलिस वाले अंकल कहते कि तुम्हारे पापा मेल्टन है। हाँ, मैं इधर 5 दफ़ा चक्कर लगाने आ गया हूँ।
क्या क्या जिक्र है, मेरी मम्मा ने बताया क्या क्या हो रहा है मेरे घर। तो कहते कि इसको जल्दी से पानी खाना ना हॉस्पिटल करवा दो, एडमिट करवा दो। तो ना मेरी मम्मा कहती अच्छा। थोड़ी देर बाद ना हथौड़ी लेके आ गए ऊपर, कौन? मेरे पापा अच्छा। हथौड़ी लेके आए हैं। कहते हैं कि मैंने ना दरवाज़ा खोलना। मेरे भाई थे, तीसरे नंबर वाला मेरा चौथे नंबर वाला भाई ना आगे खड़े हो गए। तो मैं सबसे बड़ा भाई है ना वो साइड पर बैठ गया। मेरे पापा ने कहा कि क्या हुआ, मैंने आज हथौड़ी से दरवाज़ा तोड़ना है। हम लोग वीडियो बनाने, पापा ने इतनी गंदी गंदी गाली निकाली जो बेटियों के सामने निकालना मुनासिब नहीं होना चाहिए। वो मेरे पापा ने गाली निकाली। अच्छा, तो आपने कभी अपने पापा को कहा कि क्यों मारते हो मामा मैं को? कहती हूँ मुझे थप्पड़ पड़ जाता। मैं फिर कहती हूँ मैं क्यों थप्पड़ खाऊं जब मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं इस घर में पैदा हुई हूँ। फिर मेरे पापा कहते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं आपके दरवाज़ा नहीं, पापा आपसे ज़्यादा प्यार करते हैं कि भाइयों से? किसी से भी नहीं, भाइयों से भी नहीं करते? मारते हैं भाइयों को भी मारते हैं, मामा को भी मारते हैं। बहुत ज़्यादा। क्या होना चाहिए? मैं चाहती हूँ उस घर से मेरे पापा जाए, हम लोग सारे इकट्ठे रहें। मेरे पापा को कोई मकान दे दे, मेरे पापा कोई छोटे मोटे मकान में रहे, क्योंकि हम वो घर में रहना चाहते हैं जहाँ हमारी यादें हैं। हम क्या? लोग वहाँ ही रहना चाहते हैं। वहाँ पे क्या यादें हैं? मेरे भाई के साथ हम लोग वहाँ इतनी देर से हैं, तो मैं नहीं चाहती कि वो मैं अपने घर छोड़ूं। मेरे पापा वहाँ से जाएं, हम सारी फैमिली इकट्ठी रहे, लेकिन पापा को छोड़ के। तो पापा जो है वो जो आपके तायाबू या आपके चाचू या आपके जो दूसरे लोग हैं वो इनको समझाते नहीं आपके पापा को? वो उल्टा कहते कि हाँ हाँ सही कह रहा है तू। ऐसे मेरी दादी ने आज तक मुझे अपने गले नहीं लगाया। दादी ने? हाँ जी। क्यों, क्या कहती हैं? मैं जाती हूँ मुँह उधर कर लेती है। मैं जब 7 साल की थी ना तब की मिली ही उनसे, फिर जब भी मैं मिली हूँ मुँह उधर कर लेते हैं। अच्छा, ज़्यादा प्यार कौन करता है? आपके भाई करते हैं, आपकी मामा करती हैं? मेरे भाई और मेरी मम्मा बस, और मेरे मामू हैं, और मेरा कोई भी नहीं है। कोई नहीं है? कोई नहीं। पुलिस अंकल जो है वो इधर देख के बताओ कि पुलिस अंकल को क्या कहना चाहती हो, जो सबसे बड़े वाले पुलिस अंकल हैं जिनको आईजी पंजाब कहते कि हैं? मेरे पापा उस घर से जाएं, हम लोग उसी घर में रहें, मेरे पापा वहाँ से चले जाएं, क्योंकि मैं बस अपने वो वाले घर रहना चाहती हूँ और मैंने 5 महीने बाहर निकाले हैं। मैं दोबारा बाहर नहीं रहना चाहती, मैंने अपने भाइयों के साथ उसी घर में रहना। वो छोटे से मामले से की थी कि मेरे पापा हमेशा ना मेरी मम्मा से लड़ाई करते थे, मेरी मम्मा की इंसल्ट करते थे मेरी भाभी के सामने। तो मेरी भाभी ने कहा, मेरी भाभी ना फ़ायदा उठाती थी हमारा कि अच्छा ये ऐसे कर रहे हैं तो मैं इनका फ़ायदा उठाती हूँ। मैं अपने पापा के जब गले मिलती था मुझे मेरी भाभी कहती थी पीछे हटो मेरे पापा हैं, तो मैं रो रो के चली जाती थी। आज तक मेरे पापा ने मुझे अपने गले से दूर नहीं लगाया था, लेकिन जब से मेरी भाभी आ गई थी ना मेरे पापा अपने गले भी नहीं लगने देते थे। तो आपके भाई ने क्यों मर गया? वो क्या किया था कि उसने खुदकुशी कर ली? सिर्फ तंग आके कि पापा मामा को मारते हैं इस बात पे? हाँ जी। और दूसरी एक भाभी जो थी जो आपके घर में रहती थी, लड़ाई डालती थी। हाँ, वो उसने भी ऐसे ही किया था? हाँ जी। क्यों किया था? अल्लाह जाने अब कि वो ही क्या चाहती थी। और मेरा भाई इतना अच्छा था, जो मांगती थी लाते थे। आधी आधी रात को 2-3 बजे फ़ोन करके, दिशान भी ज़रा थोड़ी देर बाहर रहता था, फ़ोन करके कहती थी कि मेरे लिए ये लेके आओ। उसके लिए लार्ज पिज़्ज़ा करना, फ्राइज़, बोतल, सब कुछ उसको मिलता था। और जब मैं जाती थी ना ऊपर तो कहती थी निकलो मेरे कमरे से, यहाँ से। ये थी जी वो बच्ची जिसने अपने बाप के जुल्म की दास्तान वो भी सुनाई। कोई बाप इतना जालिम हो सकता है? लगता नहीं है, सोचा नहीं जा सकता। लेकिन इस बच्ची जिसकी उम्र सिर्फ 10 साल है, ये वो बातें कर रही है जो शायद किसी बाप को ज़ेब नहीं देती। दो घर में मौतें होती हैं, एक इसका भाई और एक दूसरे भाई की बीवी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लेते हैं, सिर्फ इसलिए कि घर में हर वक्त टेंशन, माहौल ख़राब, लड़ाई झगड़ा, अपनी बीवी को शोहर मारता है और हर रोज़ झगड़ा और पुलिस को बुलाया जाता है। लेकिन
कोई भी रिश्तेदार, कोई भी ख़ानदान का फ़र्द इनकी लड़ाई को ना तो ख़त्म करवा पाया है और ना ही इनके कोई मामलात को सुलझा सका है। साजिद हफीज़ मलिक हैं जी, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो 27 साल तक रिश्ता अज़वाज में मुंसलिक रहने वाली ख़ातून है, क्या वजह है। पसंद की शादी भी होती है, साहिब औलाद भी होते हैं और घरेलू नाचाकी इस कदर बढ़ जाती है कि 2 बच्चे जो हैं वो ज़िंदगी का ख़ात्मा करते हैं। मलिक साहब बहुत शुक्रिया आपका। मलिक साहब, जिस तरह से मैंने आपको एक कहानी बताई कि एक ख़ातून है, लव मैरिज होती है, 27 साल ज़िंदगी के इकट्ठे गुजरते हैं, उसके बाद और इस दौरान भी ऐसे इख्तलाफात रहते हैं कि कभी झगड़ा, कभी हाथापाई, कभी जिस्मानी तौर पे कोई ना कोई नुकसान हो जाना। फिर ऐसा हुआ कि 2 बच्चे जो हैं वो अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लेते हैं। क्या वजूहात हैं जब पसंद की शादी हो जाती है, घर वाले ख़ातून को उसके हाल पे छोड़ देते हैं, बैकअप नहीं करते, पूछते नहीं हैं, तो शोहर इस तरह से जालिम हो जाता है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है ये सवाल आपने किया है, ये रोज़मर्रा आज हम ज़िंदगी में देखते हैं कि हमारे माशरे में असल में बात कुछ यूँ है कि हम एक टॉक्सिक इन्वायरमेंट में रह रहे हैं और हमारे यहाँ ऐसी बहुत सी ऐसी कहानियाँ हैं जिनकी तरफ एक आप इशारा भी फरमा रहे हैं। मैं ज़्यादा तौर पे ये समझता हूँ कि हमारे इस कल्चर में, जहाँ एक कॉम्प्लेक्स सोसाइटी का कल्चर है, हम जब अपनी बच्ची को ब्याह के दूसरे घर में भेजते हैं तो 2 तरह की अप्रोचेज़ हैं। एक अप्रोच ये है कि बच्ची को भेजते हुए हम उनसे कहते हैं कि बेटा अब तुम्हें भेज दिया है, अब तुमने वहाँ ज़िंदगी गुजारनी है, उनके उसूलों के मुताबिक समझौता करें और हमें बेटा कोशिश करें कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए। एक ये अप्रोच है और मैं ज़ाती हैसियत से समझता हूँ ये अप्रोच है, गलत अप्रोच है। दूसरी अप्रोच ये है बेटा कुछ भी हो जाए तुमने परेशान नहीं होना, तुम्हारे पीछे तुम्हारे साथ भाई मौजूद है, तुम्हारा बाप जिंदा है, हम तुम्हें बस आवाज़ देना होगी, हम फ़ौरन वहाँ पहुँचेंगे। और मैं ये सोचता हूँ ये सोच उससे भी ख़तरनाक सोच है। हमें अपने बच्चों को जब शादी ब्याह के मौक़ों पे तरबियत कर रहे होते हैं तो ये हमारी ड्यूटी में का हिस्सा होना चाहिए कि एक दरमियानी सोच, एक म्याना रवि। देखिए, जब आप एक म्याना रवि से ज़िंदगी को चलाने की कोशिश करते हैं तो मामले बड़े बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। देखने में ये आया है कि शादी में आम तौर पे एक ये भी सुनने में चीज़ आती है कि जी 6-7 महीने के बाद ये केमिस्ट्री मिल गई है। तो मुझे कहने दीजिएगा शायद केमिस्ट्री मिल जाती है, फिजिक्स या मैथ नहीं मिला होता ये कि बड़ा अजीब सा मामला है केमिस्ट्री का मिल जाना। ऐसा नहीं है, 20-20 साल लोग ज़िंदगी गुजारते हैं और हम देखते हैं कि तलाक हो जाती है, जिसमें ये मिसाल भी आप दे रहे हैं। अब इस पर्टिकुलर केस के अंदर मैं ये समझता हूँ टॉलरेंस बड़ा मैटर कर रही होती है। हमने स्पेस देना छोड़ दिए लोगों को, थोड़ा ब्रीथिंग टाइम दें। देखिए, ज़िंदगी में गलतियाँ, कमियाँ, कोताहियाँ हर जगह हैं। ज़िंदगी में कंप्रोमाइज़ भी है और कंप्रोमाइज़ का कॉन्टेक्स्ट भी गलत है। कंप्रोमाइज़ हम जो समझ बैठे हैं, या तो बीवी कंप्रोमाइज़ करे या शोहर कंप्रोमाइज़ करे। कंप्रोमाइज़ जब भी होगा तरफैन की तरफ से होगा, कुछ चीज़ें मुझे छोड़नी होगी, कुछ चीज़ें दूसरे शख्स को छोड़नी होगी। तो मेरा ख्याल है कि ये मामला बड़े एक संजीदा नौइयत का है कि लव मैरिज होने के बावजूद, बच्चों जैसी नेमतों के मिलने के बावजूद भी अगर हालात वैसे के वैसे रहें तो मेरा ख्याल है कि इसकी वजूहात में पहली वजह ये है हम स्पेस नहीं देते, दूसरी वजह ये है हम कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन को मानने पे तैयार ही नहीं है। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मैंने एक जगह किसी ट्रेनिंग के अंदर किसी नौजवान बच्ची से पूछा, बेटा व्हाट डू यू पर्सनली थिंक कि कंप्रोमाइज़ का लाइफ में कोई हिस्सा होता है? तो मुझे जवाब मिला, सर सर्टनली नॉट। Allah bless me this life once in a time, why should I go for compromises? तो मैंने उससे पूछा, बेटा मुझे बताइए why divorce rate in Pakistan going high and high and high? The reason is this कि हमने ये समझ लिया है कि हमने compromise नहीं करना। Sir, life is all about compromise। आपको अपनी मर्जी की चीज़ नहीं मिलती, कहीं ना कहीं जाके आपको समझौता करना होता है। तो मेरा ख्याल है कि हमारे घरों में जो अदम बर्दाश्त है एक बहुत बड़ी वजह है। हमने इज्जतें देना छोड़ दी। आप यकीन जानिए सर कि एक मीटिंग के दौरान किसी खतून ने मुझे कहा कि सर इस मीटिंग के आधे घंटे के अंदर आप मुझे मुखातिब करते हुए 30 मरतबा आप कहते हैं। मेरी ज़िंदगी को 50 साल हो गए हैं, मेरे शौहर ने मुझे आप नहीं कहा आज तक। आप तसव्वुर कीजिए कि आपका जो कॉन्टेक्स्ट है इस पे हम नहीं आने पे तैयार। तो मेरा ख्याल है कि अब अंदाज तब्दील करना होंगे अगर हम चाहते हैं कि हमारे घरों में हालात बेहतर हो। और ये ट्रिकल डाउन है, हमारे बच्चे हमसे सीखते हैं, ये जेनेटिकली ट्रांसफ़र भी होते हैं। मैं मानता हूं कि एनवायरनमेंट का इसमें बड़ा किरदार है, लेकिन जीन्स का भी इसमें बड़ा हिस्सा है। मैं अपने बाप को देखूंगा जुल्म करते हुए अपनी माँ के साथ, तो ऑफ कोर्स कुछ चीज़ें मेरे उस मिजाज का हिस्सा बनना शुरू हो जाएंगी। मैं अपनी माँ को जुबान दराज देखूंगा तो मेरे बच्चों के अंदर वो चीज़ें आएंगी।
तो मैं ये समझता हूँ कि कोई वन वे ट्रैफिक नहीं है, बहुत सारे अमूर है जिनमें बात की जा सकती है, लेकिन सबसे बड़ा अमूर ये है कि हमने जब ये मानना शुरू कर दिया कि मैं अक्ल कुल हूँ और मैंने समझौता नहीं करना, जो ही आप ये समझना शुरू कर देती हैं कि मैं अक्ल कुल हूँ, आपका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। क्या मलक साहब ये बताइएगा कि आपने बताया कि कंप्रोमाइज़ जो है वो ज़रूरी होता है दोनों फ़रीक़ैन के लिए। कुछ ऐसे कंप्रोमाइज़ होते हैं जिसके साथ ज़िंदगी की गाड़ी चल पड़ती है और कुछ ऐसे कंप्रोमाइज़ होते हैं हालात बेहतर नहीं होते हैं। जैसे इस वाक़े का हम जिक्र कर रहे हैं कि खातून 27 साल ज़िंदगी के गुजारती है और उसके बच्चे 2 अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लेते हैं। एक बच्ची है जो बालिग है और एक बेटा है जो शादीशुदा है, और हस्बैंड जो है उसको सिवाय अपनी बहू के तमाम लोग अच्छे लगते हैं। ऐसे ज़हनी जो लोग हैं, इस तरह की ज़हनीत रखने वाले लोग जो हैं, बीवी तो कॉम्प्रोमाइज़ भी कर रही है, उसके शोहर ने दूसरी शादी भी कर ली, उसने फिर भी कोई उसमें एतराज़ नहीं किया, बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ किया, बच्चों को लेकर बैठी। वो कहती है मेरा शोहर लालची भी है, मेरा शोहर मुझे मारता भी है। ये तो चले छोटे मोटे इख्तलाफात हो गए जिसका आपने बड़ी डिटेल से जिक्र भी किया। जो औरत पे हाथ उठाने वाला मर्द है वो कहाँ का मर्द है? यकीनी तौर पे ये अब मैं समझता हूँ, अब हम जिस कॉन्टेक्स्ट में बात करने लगे हैं, ये इसका दूसरा पहलू है, जिसे हम तस्वीर का दूसरा रुख कह सकते हैं। देखिए, हमने जो पहले बात की है वो हमने समझौते तक की बात की। हमने कहा कहीं ना कहीं जाके अप टू सम एक्सटेंट हमें समझौता करना चाहिए। उसकी बुनियादी वजह क्या है? घर ना टूटे, बच्चे बर्बाद ना हो जाएं। अल्टीमेट जो इफेक्टर हैं वो तो बच्चे हैं, जो इफेक्टिव हैं वो तो बच्चे हैं। तो मैं ये समझता हूँ वो केस था। अब इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर यकीनी तौर पर एक बात काबिल मज़म्मत है, बड़ी तकलीफदेह बात है। अगर आप अपनी बीवी पर हाथ उठा रहे हैं और आपकी बीवी उसके मुकाबले में जुबान दराज है, दोनों मामलात में मेरा ख्याल ये गलत है। और यहाँ तक ये बात है कि उसकी एडिक्शन है, वो कोई गलत चीज़ का इस्तेमाल करता है या वो किसी ऐसी चीज़ों का शिकार है जो कि मेरा ख्याल के मुआशरे में नासूर के तौर पे देखी जाती है और समझी जाती हैं। तो मैं ज़ाती इसे समझता हूँ कि ये चीज़ ना सिर्फ काबिल मज़म्मत है, बल्कि इस पर हमें कुछ एक्शन लेना होगा। अब एक्शन की नौयत क्या होगी? एक्शन की नौयत ये होगी कि बीवी फर्स्ट स्टेज पे तो काउंसलिंग पे आएगी, सेकंड स्टेज पे कंप्रोमाइजिंग पे भी आएगी, थर्ड स्टेज पे उसे कहीं ना कहीं मेरा ख्याल है कहीं स्टैंड लेना होगा कहीं। अच्छा, बसों का देखने में आया है हमारी बहुत सी बच्चियां जब शादी के बाद घरों में चली जाती हैं तो उन्होंने ये समझ लिया होता है कि अब हमने अपनी बातें अपने घर वालों को, अपने पेरेंट्स को जुल्म बर्दाश्त करती रहती हैं, बट वो उनको एंगेज नहीं करती। तो मेरा ख्याल है कि ये हक भी तो मज़हब ने दिया ना। अगर तलाक का हक मर्द को दिया गया तो खुला का हक औरत को भी दिया गया। हम उस स्टेज की बात कर रहे हैं। मैं ये बताना चाह रहा हूँ हमारे मुखातबीन को जो हमारे सामईन है, कहीं इसको गलत मतलब ना ले लें। हम उस लास्ट स्टेज की बात कर रहे हैं जब हमें समझ ये आना शुरू हो जाए कि अब मेरी ज़िंदगी की गाड़ी नहीं चल सकती। तो मेरा ख्याल है कि वहाँ आपको शरीयत भी इजाज़त देती है औरत को कि खुला का हक इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन सवाल ये है कि सर वो छोटे मोटे मसाइल तो हर जगह हैं, हम फ़ौरन ही तलाक जैसी बातों पे आ जाते हैं जिससे दिल कांपना शुरू हो जाता है और जिसको आपके मज़हब के अंदर इंतहाई नापसंदीदगी की निगाह से दिखा गया मेरा ख्याल है। लेकिन एक सर्टन स्टेज ऐसी आ जाती है जहाँ जिसकी तरफ आप इशारा भी फरमा रहे हैं, यकीनी तौर पे वहाँ हमें स्टैंड लेना है। वहाँ बहुत से लोग हैं जो मसालती किरदार अदा कर सकते हैं, जिसको आप आर्बिट्रेटर कहते हैं। आप उनको अंगेज कीजिए। हर ख़ानदान के अंदर कुछ बड़े अफराद होते हैं, उनको आप बैठक में लाइए, उनसे डिस्कशन मोड में लाइए। हाँ, अगर फिर भी मसला आपका हल नहीं होता तो अल्टीमेटली मैं समझता हूँ कि बजाय कि आप घुट घुट के ज़िंदगी गुजारें और आप ऐसी एक ताफुन वाली ज़िंदगी गुजारें जहाँ आपका सांस निकलना दुश्वार हो जाए, तो मेरा ख्याल है वहाँ रास्ते जुदा कर लेना ज़रूरी हो जाते हैं। मैं इसको भी लिंक करता हूँ कुरान मजीद के एक आयत के साथ, वाइज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। एक स्टेज ऐसी आ जाती है जब मज़हब भी कहता है समझा लिया, फिर समझा लिए, फिर समझा लिए, अब नहीं, वाइज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, सलाम कीजिए और रास्ते को तब्दील कर लीजिए। अब उसके साथ बहस करने से और उसके साथ जोर आजमाई करने से नतीजा नहीं निकलेगा, बल्कि वो चीज़ें बाउंस बैक होंगी और रिफ्लेक्शन में आएंगी और उन नुकसान का बायस बन जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि इस स्टेज पे जाना नहीं चाहिए। हमें दुआ करनी चाहिए अल्लाह पाक से कि हम इस स्टेज का सामना ना करें। अगर ऐसा हो जाए, क्योंकि आप क्रिटिकली उस स्टेज की बात करें जो आप फरमा रहे हैं, तो फिर मेरा ख्याल है कि हमें कहना है कि स्टैंड लेना होता है, वरना ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो जाएगी। खातून को जिसको इस मजालिम में से गुजरना पड़ रहा है, तो मेरा ख्याल उसके पास कोई चॉइस नहीं है सवाए इस चॉइस के कि वो राहें जुदा कर ले। और ऐसी बहुत सारी मिसालें हमारे मुआशरे का हिस्सा हैं जब अल्टीमेटली हमें इस सोल्यूशन पे जाना पड़ता है। अच्छा मलिक साहब, ये बताइएगा कि जो पसंद की शादी होती है और पसंद की शादी और जो एक फैमिली रेंज शादी होती है, उसमें क्या फ़र्क होता है? कितनी कामयाब, कितने परसेंटेज उसकी है पसंद की शादी की और जो अरेंज मैरिज होती है उसकी? अच्छा, बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है।
अमूमन लोग ये पूछते हैं कि पसंद की शादी और ये जो अरेंज मैरिज और लव मैरिज का जो कम्बिनेशन है, पहले तो मैं इसको वाज़ेह करूँ कि ना तो मुआशरती एतबार से, ना ही अखलाकी एतबार से और ना ही मजहबी एतबार से आपकी सोसाइटल नॉर्म्स, आपके रीजनल नॉर्म्स, आपके एथिक्स, आपके वैल्यूज़ ना तो लव मैरिज के अगेंस्ट हैं ना अरेंज मैरिज के अगेंस्ट हैं। मज़हब ये कहता है कि ख़तून को भी हक दिया गया। ये जो निकाह के मौके पे कबूल है, कबूल है, कबूल, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, इसकी फ़िलॉसफी क्या है? फ़िलॉसफी ये है कि औरत को ये हक दिया जा रहा है कि क्या जिस मर्द को उसके साथ निकाह के तौर पे बाइंड किया जा रहा है, क्या वो शौरी तौर पे इसको कबूल करने के लिए तैयार भी है। लेकिन ये जो कहना है कि अब क्योंकि डाइवोर्स हो गई है, क्योंकि डाइवोर्स हुई है, क्योंकि इनकी लव मैरिज थी तो इसलिए हुई है, कतअन गलत बात है। मैं समझता हूँ डाइवोर्स हैज़ नथिंग टू लिंक विद द अरेंज और लव। It's more linked with your chemistry. It's more linked with the compromises. अगर आप जिंदगी के सर्टन मामलात के अंदर मोहब्बत और अखुवत और प्यार के साथ नहीं चलते, समझौते पे यकीन नहीं रखते, स्पेस नहीं देते, चाहे आपकी लव मैरिज है चाहे आपकी अरेंज मैरिज है, यकीनी तौर पे उसका नुकसान होगा, वो डिजास्टर की तरफ जाएगी। बहुत सारी इस मसाले माशरे के अंदर जिन लोगों ने लव मैरिज भी की बट अल्टीमेटली तलाक हो गई। तो मैंने देखना ये है कि तलाक का ताल्लुक जो हम एसोसिएट करते हैं ना कि इसका यानी कि इसका कॉन्टेक्स्ट है ही लव मैरिज के साथ, मैं समझता हूँ बहुत सारी अरेंज की मिसालें भी ऐसी हैं कि माँ बाप बड़ी खुशी से सिलसिला बनाते हैं बट वो नहीं कामयाब होता। तो सर ये कामयाबी और नाकामयाबी जो है इसका कॉन्टेक्स्ट भी मेरा ख्याल है कि वेरी करता है। मुआशरे में हम बहुत सारे ऐसे अफराद को देखते हैं जिनकी अरेंज मैरिज भी है फिर भी डाइवोर्स है। चले अगर लव के ऊपर ये एक टैबू लग ही गया क्योंकि ये लव है, अपनी चॉइस पे शादी की है तो लिहाजा इस पर तो एक टैबू लग गया, तो अरेंज में बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। इसका मतलब ये है कि शायद लव अरेंज से कुछ आगे की बात है। और आगे की बात क्या है, वो जब आप लोगों को स्पेस नहीं देंगे, कंप्रोमाइज़ पे नहीं जाएंगे, अच्छा हम सब पीस चाहते हैं घरों के अंदर, सर टॉलरेंस से बगैर पीस नहीं आएगा। हमें ये अंडरस्टैंड करना होगा कि पीस उस वक्त आएगा जब टॉलरेंस होएगा, चाहे वो कम्युनिटी की बात कर ले, चाहे वर्क प्लेस की बात कर ले, चाहे घर की बात कर ले और चाहे अज़वाजी ज़िंदगी की बात कर ले। इसका मतलब ये है कि आपको टॉलरेट करना होगा, आपको कुछ ना कुछ लोगों को बर्दाश्त करना होगा। सर मुझे अपने राइट्स का पता है तो मुझे अपनी ड्यूटीज़ का क्यों नहीं पता? कुछ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी तो है ना, मेरा राइट तो प्रोटेक्ट होना चाहिए, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी तो कुछ है। मैं अपने अल्फाज के वो इतने वो जो नश्तर चला रहा हूँ और मैं लोगों को घायल कर रहा हूँ और तकलीफ़ पहुँचा रहा हूँ, तो मेरा ख्याल है कि ये जो अल्फाज की जो तकलीफ़ होती है, मैं हम लोगों को पढ़ाते हैं कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन फ्यूल्स इनोवेशन। सर टॉक्सिक इन्वायरमेंट के अंदर वो क्या इनोवेशन को फ्यूल करेगी जहाँ टॉक्सिक इन्वायरमेंट है, और हम बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। और याद रखिए ये सारी बातें ट्रिकल डाउन होती हैं, ये रिफ्लेक्ट होती हैं। अच्छा एक बात और भी है, ये सर वंस इन ए ब्लू मून नहीं होता कि रातों रात हो गया जी, ओवरनाइट जी हमारे हालात ख़राब हो गए। सर ये लावे की तरफ पकता रहता है और ये फिर फटता है। आप जब किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले आप उसको यहाँ से ट्रिगर करते हैं, जब आप यहाँ से ट्रिगर करते हैं तो आपकी बात उस तक नहीं पहुँचती जो आप डिकोड करना चाह रहे होते हैं, आप फिर ट्रिगर करते हैं। एक साइंटिफिक थ्योरी बताती है कि 6 मरतबा जब आप किसी को माइंड से ट्रिगर करते हैं तो फिर चीज़ ट्रिकल डाउन होते होते आपके हार्ट पे आ जाती है। जब चीज़ हार्ट में आ जाती है तो चीज़ को बताना भी आसान, चीज़ें उगलवाना भी आसान। हम यहाँ तक तो पहुँचते नहीं हैं, हमारा सफ़र तो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। 20-20 साल लोग ज़िंदगी गुजारने के बावजूद मैं दावे से कह सकता हूँ उन्होंने ये सफ़र तय नहीं किया होता, वो यहीं से फारग हो जाते हैं। सर लोगों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, साथ एनवायरनमेंट ऐसा बनाएं। डाइनिंग की बात हमने की है, जब बाहर अब जाएं तो समझे ना कि मेरी केमिस्ट्री किससे मिलेगी, लाइकिंग डिसलाइकिंग क्या होती हैं, डू डोंट्स क्या होते हैं। लिहाजा अगर धक्के से गाड़ी चलाते रहेंगे सर अल्टीमेटली गाड़ी कहीं ना कहीं जाके आपको डिस्टर्ब करेगी। जब आपके मज़हब ने ये बता दिया आपको कि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है, तो सर लिबास तो एक दूसरे का वो होता है, शेल्टर होता है, वो तो आपके सत्र को ढांपता है। हम तो खुद ही एक्सपोज कर रहे होते हैं, हम खुद बता रहे होते हैं कि मेरी मर्द की बुराइयां ये हैं और मेरी बीवी की बुराइयां ये हैं। तो मैं ये समझता हूँ आग दोनों तरफ बराबर की लगी हुई है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसको लव या अरेंज से एसोसिएट करना थोड़ी सी ज्यादती है। ये इसका ज़्यादा ताल्लुक आपके मोतदिल रवैये के साथ होता है। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, सही कहा आपने कि अरेंज और लव मैरिज में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। सिर्फ फ़र्क इतना है कि हमारी सोसाइटी के कुछ अनापरस्त लोग जो हैं वो लव मैरिज को बुरा जानते हैं और फिर वो ख़वातीन हो या मर्द हो उनको कहते हैं जी सेक्रीफाइस कर लें। तो यकीनन ये कहानी सिर्फ
इतनी सी है। मलिक साहब प्लीज़ आप हमारे देखने वालों के लिए ऐसे लोग जो शादीशुदा हैं, जिनके घरों में कोई घरेलू नाचाकी होती है और वो बड़े ना, उसमें कोई बड़ा ऐसा प्रॉब्लम ना आए, क्या मैसेज देना चाहिए? अब मेरा मैसेज बहुत सिंपल है जी। मैसेज ये है कि थोड़ा सा कद बड़ा आपके इस जिस्म के साथ नहीं होता। कद आपका बड़ा होता है जब आपकी सोच बड़ी हो जाती है। कद उस वक्त बड़ा होता है जब आप लोगों को उनकी क्वालिटीज़ है उनके मुताबिक डील करना शुरू कर देते हैं। कद उस वक्त बड़ा होता है जब मैं लोगों को ड्यू रिस्पेक्ट देना शुरू कर दूंगा। कद उस वक्त बड़ा होता है जब ये मान लूंगा कि मेरे पास भी लिमिटेड नॉलेज है, अल्लाह ने ये बांटा हुआ है। हम इस दुनिया में रहते हैं, किसी को कोई सलाहियत है, किसी के पास कोई सलाहियत है। जब मैं पोजेशन वाले मामले में आऊँगा तो यकीन जाने ज़िंदगी को बर्बाद कर लेंगे। मेरी रिक्वेस्ट ये है, हम थोड़ा सा स्पेस दें, मोहब्बत शेयर करें, इखलाक शेयर करें। हम हर वो बदनुमा चेहरा और बदनुमा तस्वीर सोशल मीडिया को दिखाना चाहते हैं, कभी खूबसूरती भी दिखाया करें। मैं इसकी मिसाल ये दे के बात ख़त्म करूँगा। आप एक बहुत खूबसूरत घर देखते हैं, इसका खूबसूरत टेरेस दिखते हैं, लॉन देखते हैं, उसमें फाउंटेन भी दिखते हैं और उसके बिल्कुल साथ वाला प्लॉट है जो लोग कूड़ा फेंकते हैं। मैं फौरी तौर पे बीइंग अ नेशन, हमारा मजाज ही है, मैं उसकी तस्वीर उतारूंगा और सोशल मीडिया की जिन्नत बना दूंगा, नेकी कर और फेसबुक पे डाल। देखिए ये इंतहाई गलत मामला है। खूबसूरती आपके अंदर होती है और इसका रिफ्लेक्शन आपसे होता है। मेरी कामयाबी आप जज कर रहे हैं जो कि सक्सेस है। एक सेटिस्फेक्शन होती है जो यहाँ होती है, जो मैंने जज करनी होती है। सारी दुनिया मुझे कहे मैं कामयाब हूँ, मैं कामयाब हूँ, मैं कामयाब नहीं हो सकता जब मेरा इनर मुझे कामयाब ना कहे। मेरा पैगाम ये है, एक दूसरे से मोहब्बत के साथ, नाराज़गियाँ दूर करते हुए, इखलाक के साथ, बाइंडिंग के साथ चलें ताकि हमारा मुआशरा एक खूबसूरत मुआशरा हो जाए। हमारे बच्चे एक अच्छे घर के अंदर परवान और तरबियत हासिल करें ताकि वो मुस्तकबिल हो इस मुल्क का। ये था आज का जुर्म अंजाम, जिसमें हमने आपको दिखाया कि दोनों मियाँ बीवी के इख्तलाफात जो एक गाड़ी का पहिया होते हैं किस रुख चली जाती है। ख़ानदान के ख़ानदान ऐसे झगड़ों से तबाह हो जाते हैं, बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब हो जाता है। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।